Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. आज का हमारा टॉपिक होगा एसेंशियल्स ऑफ एन एसे। एसे की जरूरियात क्या क्या है, कौन सी चीजें हैं जो एसे में कंपल्सरी होती हैं। ये लेक्चर मैंने वैसे पहले भी डिलीवर किए हुए हैं, लेकिन उन लेक्चर्स में जो बातें हैं वो इस लेक्चर की आधी बातें हैं। ठीक है, अब 2022 वालों के लिए मैंने एज पर नीड्स उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया, थोड़ी सी चीजें उसमें 4-5 मेजर आर्गुमेंट्स ऐड किए जो कि आपके किसी भी किस्म के ऐसे की मेन जरूरत होते हैं। अच्छा, सबसे पहले एसेंशियल्स में हम लोग 5 एसेंशियल्स की बात करेंगे। एक सेकंड रुकिए। अच्छा जी, वो 5 मेजर एसेंशियल्स क्या हैं। पहले नंबर पे देयर हैज टू बी अ थीसिस एंड यू नीड टू लर्न दिस आर्ट ऑफ डेवलपिंग अ थीसिस। हम लोग अगला लेक्चर जो है हमारा वो आउटलाइन के ऊपर है, उससे अगला जो लेक्चर है उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और थीसिस और इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एसेंशियल्स ऑफ एन एसे के अंदर है। थीसिस क्यों जरूरी है? Basically, whenever there is a question, whenever there is a topic, whenever there is something that you're supposed to write about, there are always multiple perspective of that thing. ये बोतल को ले लें, ठीक है, जिस एंगल से मैं देख रहा हूं उस एंगल से ये बोतल पे कुछ और लिखा हुआ है, जिस एंगल से आप इसको देख रहे हैं उस एंगल से इसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ है। यहां तक तो चलो सेम है, ये बोतल को हमने सेम देख लिया, हर बंदे के सामने ये ऐसे समझ लीजिए अपना। अब जो बंदा इस एंगल से देख रहा है उसका पिछला बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट है, जो बंदा इस एंगल से देख रहा है उसका ये वाला बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट है, जो बंदा इस एंगल से देखेगा उसका इधर वाला बैकग्राउंड आ जाएगा। सो एवरीथिंग मैटर्स। क्यों? आप एक पिलर के ऊपर अगर ऐसे लिख रहे हैं ना, तो पिलर का पूरा बैकग्राउंड उसमें मैटर करता है। आपकी रीडिंग्स, आपकी एबिलिटीज, आपका राइट अप, आपका एक्सप्रेशन, आपकी सारी चीजें उसमें मैटर करती हैं। अब जब बैकग्राउंड चेंज होने से उस चीज की हैयत बदल जाती है, उस चीज की जो आपने इंफॉर्मेशन अगले बंदे को देनी है वही बदल जाती है। दैट मीन्स कि एक ही टॉपिक को, एक ही चीज को देखने के लिए मल्टीपल व्यूज मौजूद होंगे। अजमेर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेगा, उसका बैकग्राउंड कोई और होगा। गयास किसी और से लिखेगा। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, और कौन कौन है क्लास में, बख्तावर किसी और से लिखेगा, अरसलान किसी और से, मतलब ये जो मेरे नाम सामने आ रहे हैं ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से इन चीजों को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी रीडिंग डिफरेंट है, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है। इस वजह से हर बंदे का थीसिस भी डिफरेंट होगा। क्यों? जिस एंगल से आपने उसको परसीव किया और जिस एंगल पर आप उसको लेकर जा रहे हो, जो क्लेम आप लेने जा रहे हो, जो पॉइंट आप प्रूव करने जा रहे हो, वो आपका बेसिकली थीसिस होता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत से लोगों का डिफरेंट होगा। अब जब आपने थीसिस डेवलप कर लिया, कोई भी एक आर्गुमेंट डेवलप कर लिया, एसेंशियल की हम बात कर रहे हैं, पहले तो थीसिस डेवलप करना है। उसके बाद थीसिस की खूबसूरती यह है कि आपका पूरा ऐसे उस थीसिस के इर्द गिर्द घूमेगा। आपका थीसिस ही आपका सेंट्रल आइडिया होगा। या आपका थीसिस एक सेंटेंस का हो सकता है या 2 सेंटेंसेस का हो सकता है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होगा, लेकिन आपके थीसिस स्टेटमेंट ने आपकी पोजीशन एक्सप्लेन करनी है। रीडर को आपने उस टॉपिक किस तरह समझा वो रीडर को बताने के लिए आपका थीसिस स्टेटमेंट हेल्प करेगा। आपके जितने पैराग्राफ्स हैं, बॉडी ऑफ द एसे, पहली पैराग्राफ से लेकर 15वें 20वें पैराग्राफ तक, आपका जो पेपर चेकर है, आपका जो टीचर है, वो आपको इस
चीज के ऊपर इवेल्युएट करेगा कि आपके पैराग्राफ आपकी थीसिस स्टेटमेंट के साथ किस तरह रिलेट कर रहे हैं, जो स्टांस आप प्रूव करने चले थे उस स्टांस के साथ कितने कनेक्टेड हैं। अगर आप ये जो डेवलपमेंट ऑफ योर थीसिस है, जो फर्स्ट एसेंशियल है, अगर आप इसमें एक्सपर्ट होना चाहते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ थीसिस सिर्फ थीसिस लिखने तक महदूद नहीं है, बल्कि बॉडी ऑफ द ऐसे पूरी लिखने में वो कहां तक आप उसके साथ रिलेट करते रहते हो, कितना कनेक्टेड रहते हो सेंट्रल आइडिया के साथ, ये पूरा एक आप उसे कह लो थीम है। अगर आप इसको एक्सेल करना चाहते हो, इसमें बेहतरीन जगह पे जाना चाहते हो, पहले नंबर पे अपने आप को, जब भी आप राइट अप कर रहे हो, अपने आप को ये सवाल पूछो कि क्या मैंने थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया है, क्या मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखा है, कोई अपनी पॉलिसी, कोई अपना स्टांस बयान किया है, व्हाट डू आई थिंक अबाउट दैट टॉपिक। फिर ये देखो कि जितने बॉडी पैराग्राफ हैं आपके, क्या वो उस सेंट्रल थीम से, जिसको मैं प्रूव करना चाह रहा था, जो मैं अगले तक पहुंचाना चाह रहा था, उससे लिंक्ड हैं। और ये भी देखो कि आपका कंक्लूड, मतलब आपके ऐसे के टोटल मेजर 3 हिस्से हैं, ठीक है। आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आउटलाइन तो एक सेपरेट हिस्सा है, वो आप मिनी ऐसे उसे आप कह सकते हो। जो आपका राइट अप होता है उसमें एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी ऑफ द एसे और कंक्लूडिंग पैराग्राफ, 3 हिस्से हो गए। उन तीनों हिस्सों का लिंक आपकी थीसिस स्टेटमेंट के साथ होता है। पहले हिस्से का कि आपने वहां पे स्टांस लेना था, बॉडी ऑफ द एसे का कि आपने उस स्टांस से लिंक रहना था, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ का कि आपने वो स्टांस प्रूव कर दिया, ये आपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में बताना है। सो ये एक आर्ट है और ये एक इसेंशियल है। स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर फोकस करते हैं कि हमें टॉपिक मिला, उसके ऊपर लिख लिखा के जो भी कहानी आती है उनका आपस में रब्त है या नहीं है, उनकी कोई पॉलिसी प्रॉपर आप बना रहे हो या नहीं बना रहे, बस जो भी कहानी आती है वो लिख लिखा के अगले के मुंह पे दे मारो। जब तक उसमें ये 3 आपस में कनेक्टेड चीजें मौजूद नहीं है, जो कि सेंट्रल थीम आइडिया के साथ रिलेटेड है, तब तक आपका ऐसे इनकम्प्लीट, या आप उसे कह सकते हो एक अच्छा ऐसे नहीं गिना जाएगा। ये पहली चीज थी, पहला एसेंशियल था। उसके बाद आपके ऐसे की फॉर्मेट जिसे आप आम जुबान में कहते हो, वो स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे? एक जो अच्छा ऐसे होता है, वो उसके जो थॉट्स होते हैं वो लॉजिकल ऑर्डर में प्रेजेंट किए जाते हैं। फॉर्मेट उसका ऐसा बनाया जाता है, और ये फॉर्मेट ही आपकी आउटलाइन में कन्वे किया जाता है। बेसिकली आपकी आउटलाइन पढ़ के ही आप रीडर को आइडिया हो जाएगा कि आपका फॉर्मेट कैसा है। जो 3 हिस्से मैंने आपको बताए, आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आपका बॉडी ऑफ द एसे और आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन नेचुरली फ्लो कर रहा हो बॉडी पैराग्राफ में, और जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो नेचुरली सारी चीजों को रैप अप कर रहा हो, सारी चीजों का आप उसको क्या उसे कहते हैं, टाई करना टुगेदर, एक गुठली में बंद करना। गुठली नहीं, गुठली तो वो उसको कहते हैं गुत्थी नहीं, क्या कहते हैं वो पंजाबी में उसको, पोटली। बढ़िया को कूजे में बंद करना। नहीं 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 नहीं, मैं वो स्पेसिफिक, हम पंजाब में हम क्या करते हैं कि कपड़े काफी सारे इकट्ठे करने, हम जब बैग नहीं होता था तो एक चादर में लपेट कर, या जब फसल से आप जानवरों के लिए चारा लेने जाते हो, उसको चादर में लपेट कर उसको वो 4 तरफ से नॉट लगाते हैं, उसको पता नहीं, वो मेरा गठड़ी, एग्जैक्टली। तो जो आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो बेसिकली आपकी गठड़ी है, आपने उसको कैसे टाई अप किया। ये तीनों फॉर्म्स जो हैं, ये तीनों, इनमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और कनेक्टिविटी आएगी कैसे? जैसे मैंने पहले कहा, यू हैव टू ले आउट एन आउटलाइन बिफोर यू राइट स्टार्टिंग योर एसे। जब आप ऐसे लिख चुके तो आपने अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्या पैराग्राफिंग लॉजिकल फॉर्म में हुई हुई है? लॉजिक से क्या मुराद है? जो आर्गुमेंट जितने इंपॉर्टेंट थे वो उतने ही पहले डिस्कस करने थे। और ये लॉजिक आप कहां पे अप्लाई करेंगे? आउटलाइन मेकिंग में मैं आपको सिखाऊंगा आपने इसको कैसे अप्लाई करना है। फिर लॉजिकल ऑर्डर में ये भी आता है कि सीक्वेंस भी चीजों का आता है। मतलब पहले आप पहले कॉजेज दे दो,
बाद में उसका बैकग्राउंड दे दो, फिर आप उसके रेमेडियल मेजर्स दे दो, ऐसा नहीं होता। पहले बैकग्राउंड होता है, फिर कॉजेज आती हैं, फिर रेमेडियल मेजर्स आती है। तो इस सीक्वेंस को भी आपने फॉलो करना होता है। छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिस के साथ आती है। जितना ज्यादा आप राइट अप करोगे, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, अच्छी किताबें जितनी पढ़ोगे, उतना बेहतर आप इसको समझोगे। फिर आपने ये भी देखना है हर पैराग्राफ के सेंटेंसेस क्या अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुए हैं, उनमें कनेक्टिविटी नजर आती, फ्लो नजर आता है। जैसे अच्छी किताब जो फेमस बुक्स होती हैं, उनमें एक खूबसूरती होती है कि उनकी फॉर्मेट स्ट्रांग होता है, उनके पैराग्राफ्स बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। फिर जो एक ही इंफॉर्मेशन है, किसी कोई आपके जेहन में कोई इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसके 2-3 पीसेस डिफरेंट पार्ट्स में पड़े हुए, तो आपने उन 2-3 पीसेस को इकट्ठे ज्वाइन करके एक ही पैराग्राफ में प्रेजेंट करना है। अगर आप एक पीस को एक जगह पे प्रेजेंट कर दिया, दूसरा उसी से रिलेटेड बात थी वो आपने आगे प्रेजेंट कर दी, तीसरी उसी से रिलेटेड बात थी वो उसके बाद को 2-3 पैराग्राफ के बाद की, तो बेसिकली होगा क्या कि आइडिया चूंकि उन तीनों इंफॉर्मेशन के पीछे सेम होगा, तो वो रेपिटेशन फील होगी। आपने ये नहीं करना। फिर आपने ट्रांजिशंस को ऐड करना है। ट्रांजिशंस क्या होती हैं? कनेक्टर्स, जो आप एक पैराग्राफ खत्म करते हुए आप अगले पैराग्राफ का अंदिया दे देते हो कि उसमें क्या डिस्कस होने जा रहा है, या नया पैराग्राफ शुरू करते हुए आप पिछले पैराग्राफ का अंदिया देते हो कि उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ था। और लाजमी नहीं होता कि आप ऐसे लिखो कि द नेक्स्ट पैराग्राफ विल डिस्कस दिस, या द प्रीवियस पैराग्राफ हैज डिस्कस दिस, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स दिस। ऐसे ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, ऐसी टर्म्स यूज की जाती हैं जो कि अगेन रीडिंग से आएगी, जो आपको किताबें पढ़ते हो इससे आपका ब्रेन सीखेगा। ये चीजें आपने सीखनी है और इन्हीं से आपका फॉर्मेट, आपकी जो फॉर्म है राइटअप की, वो स्ट्रांग होगी। यहां तक समझ आ रही है आप लोगों को? एक एक मैसेज कर दीजिए प्लीज। ये जो हमारे लेक्चर्स, जब हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक व्हाइट बोर्ड भी अरेंज कर लूँ, उसके ऊपर फिर मैं साथ में खुद, मतलब कभी आउटलाइन बनानी होती है, कोई चीज आपको एक्सप्रेस करनी होती है, तो वो मैं करूंगा। ट्रांजिशन होती है कनेक्टिविटी, एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से लिंक शो करना। वो अक्सर कहते हैं आपका ट्रांजिट वीजा है। ट्रांजिट वीजा से क्या मुराद होता है? आपने यहाँ से बेसिकली जाना कनाडा होता है, लेकिन रास्ते में आप कतर भी रुकते हो, वहां से आप